नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्ल्ड एट वॉर। मेरा नाम मोहम्मद सालेह है। यूक्रेन के पास हथियारों की कमी हो रही है और अमेरिका के पास यूक्रेन को देने के लिए अतिरिक्त हथियार कम पड़ रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि इसे हाल ही में दिए गए एक इंटरव्यू में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दबी जबान में सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया है। तो बड़ा सवाल यह है कि अमेरिका स्थिति से निपटने के लिए क्या हल निकाल रहा है। अमेरिका ने रशिया से लड़ने के लिए यूक्रेन को अब क्लस्टर बॉम्ब्स देने का फैसला किया है। युद्ध के हालात को और भीषण बनाने का यह कदम इतना गंभीर है कि अमेरिका के कुछ अपने साथी जैसे यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, न्यूजीलैंड और स्पेन तक ने इसकी मुखालिफत की है। और अंतर्राष्ट्रीय साथियों को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। यहां तक कि जो बाइडेन के अपने प्रशासन में शामिल उनकी डेमोक्रेट पार्टी के सदस्यों ने सार्वजनिक तौर पर क्लस्टर बॉम्ब्स को यूक्रेन के देने के डिसीजन को गलत बताया है। यह समझने की बात है कि क्लस्टर बम के साथ समस्या यह है कि जंग खत्म हो जाने के बाद और बंदूकों के शांत हो जाने के कई सालों बाद भी बेगुनाह आम जनता के लोग इन क्लस्टर बॉम्ब्स की चपेट में आ जाते हैं। हमारी अगली रिपोर्ट इसी पहलू का विस्तार से पड़ताल करेगी। दुनिया भर में 100 से ज्यादा मुल्कों ने क्लस्टर बम के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा रखा है। क्लस्टर बम इस तरह से काम करता है कि इसे जब किसी रॉकेट, मिसाइल या तोप के गोले से छोड़ा जाता है तो उनसे ढेर सारे छोटे छोटे बम निकलते हैं जो बीच उड़ान में ही एक बड़े इलाके में फैल जाते हैं। आमतौर पर इन छोटे बमों को जमीन पर टकराने के साथ ही फट जाना चाहिए, लेकिन सैकड़ों बम ऐसे होते हैं जो फुस हो जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वो टक्कर पर धमाके के साथ नहीं फटते, लेकिन वो कभी भी फट सकते हैं। यहाँ तक कि एक दशक बाद भी अगर कोई उन पर पैर रख दे या उन्हें उठा ले। और अक्सर होता ये है कि इन क्लस्टर बमों का निशाना या तो बेगुनाह लोग बनते हैं या बच्चे। फौज के नजरिए से देखें तो क्लस्टर बम बहुत ही असरदार होते हैं, खासतौर से खदंक में मोर्चेबंदी करके बैठे हुए दुश्मन के खिलाफ। लेकिन किसी इलाके में अगर एक बार इनका इस्तेमाल कर दिया जाए तो वो इलाका तब तक इस्तेमाल के लायक नहीं रह जाता जब तक कि बहुत मेहनत के बाद उस इलाके को ऐसे बमों से साफ न कर दिया जाए। मानवाधिकार संगठन क्लस्टर बमों को नफरत का बम कहते हैं और उनके इस्तेमाल की युद्ध अपराध के तौर पर आलोचना करते हैं। इन सब के बावजूद बड़ा सवाल ये है कि अमेरिका अब यूक्रेन के मैदान जंग को क्लस्टर बमों से क्यों भर देना चाहता है। क्या हम कोई कानून तोड़ रहे हैं? हम कोई कानून नहीं तोड़ रहे हैं। पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि इस हथियार के 1% से ज्यादा निर्यात पर जो रोक है तो हम 1% के करीब ही हैं, लेकिन ये 1% नहीं है। लेकिन राष्ट्रपति के पास राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर इस शर्त को भी हटाने का अधिकार है और उन्होंने इस मामले में भी यही किया है। इस मामले में कोई विवाद नहीं है कि उनके पास ये अधिकार है या नहीं। ये बात कानून में ही है। मैं किसी भी और की तरह मानवीय पहलू को लेकर ज्यादा चिंतित हूँ, लेकिन सबसे खराब बात जो यूक्रेन के नागरिकों के लिए होगी वो तब होगी जब रूस जंग जीत जाता है। लिहाजा ये जरूरी है कि वो इस जंग को न जीत पाए। रूस पर क्लस्टर गोला बारूद के इस्तेमाल का इल्जाम लग चुका है। 2008 में डबलिन में हुए संयुक्त राष्ट्र समझौते के मुताबिक क्लस्टर गोला बारूद के इस्तेमाल पर प्रतिबंध है, लेकिन इस समझौते पर न ही अमेरिका ने, न यूक्रेन ने और न ही रूस ने दस्तखत किए हैं। यूक्रेन को इस विवादित हथियार की पहली खेप की पहले ही आपूर्ति की जा चुकी है। यूक्रेन ने अपनी तरफ से क्लस्टर बमों के बहुत कम इस्तेमाल का वादा किया है, जहां उन्हें वहीं पर चलाया जाएगा जहां रूसी सेना ने अपनी मजबूत मोर्चेबंदी कर रखी है। लेकिन अगर जिन को बोतल से एक बार बाहर निकाल दिया गया तो उसका वापस बोतल में जाना लगभग नामुमकिन होगा। और सबसे खराब बात यह है कि क्लस्टर बम के इस्तेमाल से भी यूक्रेन के लिए युद्ध की तस्वीर बदलने वाली नहीं है, जिसके पलटवार का कोई खास नतीजा सामने नहीं आ रहा है। ऐसी कोई चीज नहीं है कि कोई हथियार गेम चेंजर है। हम ये सोचते रहते हैं कि कोई ऐसा गोला बारूद या हथियार होगा जिसे हम यूक्रेन वालों को दे सके, जिससे उसे जीत मिल जाए। आपको याद होगा, जरा पीछे जाएं तो जब बहस हो रही थी पैट्रियट पर, जब बात हो रही थी कि टैंकों पर, और जब बात हो रही थी F-16 की, और अब क्लस्टर बमों की बात हो रही है। दूसरी तरफ ये सभी हथियार बहुत काम के हैं।
ये सभी मैदानी जंग में बहुत ज्यादा असरदार हैं। ये सभी मदद करेंगे यूक्रेन को उसकी जंग में, लेकिन कोई भी एक हथियार जीत दिलाने वाला नहीं है। वियतनाम की भीषण और खूंखार जंग के दौरान अमेरिका ने कम्युनिस्टों की सप्लाई लाइन को काटने के लिए अनुमान है कि लाओस में करीब 2 करोड़ टन गोला बारूद गिराए थे और क्लस्टर बमों के गिराए जाने के करीब 50 साल बाद भी यहाँ वहाँ से ऐसी घटनाएं सामने आ जाती हैं जब आम नागरिक, खास तौर पर बच्चे, फटने से रह गए किसी बम पर पैर रख देते हैं और इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकाते हैं। पेरिस समझौते के 50 साल बाद लाओस फटने से रह गए बमों की समस्या से जूझ रहा है। पिछले जमाने से चले आ रहे ये खतरे आर्थिक विकास में बाधा बनते हैं और अब यूक्रेन में भी ऐसा लग रहा है कि अमेरिका एक बार फिर वियतनाम और लाओस वाली गलती दोहराने जा रहा है। युद्ध से तबाह देश सीरिया धीरे धीरे सामान्य स्थिति की ओर लौट रहा है। 12 वर्षों से अधिक के संघर्ष ने सीरिया को बहुत नुकसान पहुंचाया है, जो 2011 से राष्ट्रपति बशर अल असद के शासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों से उपजा था। 2011 से ही जिहादियों और विदेशी शक्तियों के बीच जटिल संघर्ष चलता आया है। 5 लाख से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और लाखों लोग अपना घर छोड़कर भागने पर मजबूर हो चुके हैं। उत्तरी सीरिया में तुर्की और उसके सीरियाई प्रतिनिधियों के कब्जे वाले क्षेत्र में टारगेटेड किलिंग्स, बमबारी और सशस्त्र गुटों के बीच झड़प अक्सर होती रहती है। हमारी अगली रिपोर्ट इस विषय का विस्तार से विश्लेषण करती है। 9 जुलाई को उत्तरी सीरिया में 2 अलग अलग घटनाओं में कार बम विस्फोटों में कम से कम 8 लोग मारे गए। पहला विस्फोट अंकारा समर्थक लड़ाकों के कब्जे में तुर्की सीमा के पास एक गांव शावा में एक कार मरम्मत की दुकान में हुआ। रविवार शाम हुए इस विस्फोट में 5 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 3 बच्चे भी शामिल थे। इस घटना में 10 अन्य लोग घायल हो गए। रविवार 9 जुलाई की शाम को पूर्वी एलेप्पो के बाहरी इलाके में शावा गांव की सड़क पर अल राय शहर के पास एक कार बम विस्फोट हुआ। हम उस जगह तुरंत पहुंचे जहां विस्फोट हुआ था। ये कार मैकेनिक और मरम्मत की दुकानों के पास का इलाका था। घटनास्थल पर हमने देखा कि एक बच्चे सहित 5 लोगों की मौत हो गई और 3 घायल हो गए, जिसमें एक बच्चा भी शामिल था। दूसरी घटना में एक वाहन में लगाए गए विस्फोटक उपकरण में विस्फोट हो गया, जिसमें मनबीज शहर में कुर्द नेतृत्व वाली सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स यानी कि एसडीएफ से जुड़े 3 लड़ाकों की मौत हो गई। इस्लामिक स्टेट गुट का पुराना गढ़ मनबीज पर अब अमेरिका समर्थित एसडीएफ के एक सैन्य परिषद का कब्जा है। अब तक इन बम विस्फोटों की जिम्मेदारी किसी ने भी नहीं ली है। तुर्की समर्थित बलों के कब्जे वाले उत्तरी शहर अफरीन में रविवार देर रात नरसंहार जारी रहा। रविवार देर रात सीरियाई कुर्द लड़ाकों द्वारा किए गए हमलों में तुर्की समर्थित सीरियाई विपक्षी बलों के कम से कम 5 सदस्य मारे गए। रूस और ईरान की सहायता से दशमेक सीरियाई संघर्ष के शुरुआती चरणों में खोई हुई अधिकांश जमीन वापस पाने में कामयाब रहा है। बशर अल असद के शासन ने 2011 में भड़के लोकतंत्र समर्थक विरोध प्रदर्शनों का बेरहमी से दमन किया था। शासन के प्रतिरोध के अंतिम क्षेत्र में इदलीब प्रांत के बड़े हिस्से और पड़ोसी एलेप्पो, हमा और लताकिया प्रांतों के कुछ हिस्से शामिल हैं। सीरिया के पूर्व अल-कायदा फ्रेंचाइजी के पूर्व सदस्यों के नेतृत्व वाला हयात तहरीर अल शाम इस क्षेत्र का प्रमुख समूह है। हालांकि अन्य विद्रोही गुट भी अलग अलग स्तर पर तुर्की के समर्थन के साथ सक्रिय हैं। भले ही देश में क्षेत्रीय अलगाव धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन ये छुटपुट हमले ये एहसास कराते हैं कि इस संघर्षग्रस्त देश में युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है। पूर्वी अफ्रीकी देश केन्या में टैक्स में भारी बढ़ोतरी के खिलाफ सरकार विरोधी प्रदर्शनों से हड़कंप मची हुई है।
विपक्षी नेता रायला ओडिंगा ने पिछले अगस्त में राष्ट्रपति चुनाव में विलियम रूतो से मामूली अंतर से हारने के बाद इस साल सरकार विरोधी रैलियों की एक श्रृंखला शुरू की है। एक हफ्ते से भी कम समय में विरोध प्रदर्शनों के दूसरे दौर में 12 जुलाई को देश भर में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पों में कम से कम 6 लोगों की मौत हो चुकी है। तो केन्या में टैक्स की बढ़ोतरी की वजह से क्या हालात हैं, हमारी अगली रिपोर्ट इसी बात की पड़ताल करती है। बुधवार को प्रदर्शनकारियों और केन्याई पुलिस के बीच हिंसक झड़प में 6 लोगों की मौत हो गई। इन 6 में से 5 मौतें राजधानी नैरोबी के बाहरी इलाके मोनोलोंगो और कितेंगला कस्बे में हुई। नैरोबी को बंदरगाह शहर मोम्बासा से जोड़ने वाले राजमार्ग पर हमला करने वाले प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस और गोला बारूद का इस्तेमाल किया। उस मार्ग पर स्थित एक शहर इमाली में एक मौत दर्ज की गई थी। कुछ प्रदर्शनकारी बंदूक की गोली के घावों सहित गंभीर चोटों के साथ स्थानीय अस्पतालों में पहुंचे। कर वृद्धि के खिलाफ इन प्रतिबंधित विरोध प्रदर्शनों से निपटने में पुलिस द्वारा अत्यधिक बल का प्रयोग नाराज प्रदर्शनकारियों को पसंद नहीं आया। पुलिस नागरिकों पर अत्यधिक बल का प्रयोग कर रही है और कई लोग घायल हो गए हैं और मेरे भाई का भी इलाज चल रहा है। उसके पैर में गोली लगी है। इससे हमें दुख हुआ है। हम बल के प्रयोग से बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। मैं चल रहे मुद्दों पर ध्यान देने की अपील करता हूं, क्योंकि हम नागरिक हैं। आप चुनाव होने से रोकते हैं। हम खुश नहीं हैं और हम पीड़ित हैं। हम ओडीएम पार्टी के लिए नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन हमारे अपने घरों में परेशानी है। आटा नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं हैं। आपने सारा पैसा खा लिया और हम भुगत रहे हैं। युवाओं के लिए कोई नौकरी नहीं है। मानवाधिकार पर केन्याई राष्ट्रीय आयोग ने पुलिस क्रूरता की सभी रिपोर्ट की गई घटनाओं की जांच का आह्वान किया है। पुलिस की क्रूर कार्रवाई में मनमाने ढंग से की गई गिरफ्तारियों पर एमनेस्टी इंटरनेशनल सहित कई अधिकार समूहों ने कड़ी निंदा की है। हालांकि सरकार ने उन प्रदर्शनकारियों को दोषी ठहराया जो हजारों की संख्या में सड़कों पर उतरे थे। एक प्रतिबंधित विपक्ष के तौर पर जीवन यापन की उच्च लागत और कर वृद्धि के खिलाफ विरोध प्रदर्शन आयोजित किए गए। आंतरिक मंत्री केतुर किंडिकी ने सीधे तौर पर प्रदर्शनकारियों पर दोष मढ़ते हुए निंदा की। व्यापक हिंसा, लूटपाट, निजी और सार्वजनिक संपत्ति का विनाश। इसके अलावा उन्होंने चेतावनी जारी की कि सरकार हिंसा बर्दाश्त नहीं करेगी और जिससे उन्होंने दंड मुक्ति की संस्कृति बंद हो जाएगी के रूप में उल्लेख किया। इस तबाही में नुकसान आम केन्याई लोगों को हो रहा है, जो पहले से ही जीवन यापन की बढ़ती लागत का खामियाजा भुगत रहे हैं। जीवन बहुत कठिन हो गया है। जीवन यापन की लागत बढ़ गई है। जीवन असहनीय होता जा रहा है। हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। हम भोजन नहीं जुटा पा रहे हैं। अब विरोध के कारण हम काम पर नहीं जा सकते। हमारे पास विकल्प नहीं है। हमें नहीं पता कि हम मौजूदा सरकार के साथ क्या करेंगे। नए करों ने पूर्वी अफ्रीका के आर्थिक केंद्र में निराशा बढ़ा दी है। मुद्रा फीसदी लगभग 8% पर मंडरा रही है। गैसोलीन सहित पेट्रोलियम उत्पादों पर कर 8% से दोगुना होकर 16% हो गया है। इस कदम का बुरा प्रभाव पड़ना तय है। विलियम रूटो की सरकार बढ़ते ऋण पुनर्भुगतान से निपटने और रोजगार सृजन पहल के वित्त पोषण के लिए कर वृद्धि को एक आवश्यकता मानती है। राष्ट्रपति विलियम रूटो ने आर्थिक स्थिति में सुधार के वादे के साथ पिछले अगस्त में सत्ता संभाली थी। जिन गरीब मतदाताओं ने उन्हें वोट दिया था वो अब ठगा सा महसूस कर रहे हैं और उनका मोह भंग बढ़ता जा रहा है। यहाँ सवाल ये है कि ये विरोध प्रदर्शन कब तक जारी रहेंगे और क्या इसके परिणाम स्वरूप केन्या में शासन परिवर्तन होगा। रशिया यूक्रेन युद्ध में क्लस्टर बमों के इस्तेमाल की संभावनाएं इस हफ्ते खबरों की सुर्खियों में छाई रहीं, लेकिन ग्लोबल मीडिया की नजरों से दूर सुलगते हुए कुछ संघर्ष ऐसे भी हैं जो किसी भी वक्त एक भयंकर रूप ले सकते हैं। अगले हफ्ते होने वाले सरकार विरोधी प्रदर्शनों की आशंका की वजह से इस हफ्ते पेरू के खनन क्षेत्र पोकुसाना में टैंक और बड़ी संख्या में पुलिस की मौजूदगी देखी गई। पेरू के प्रमुख खनन क्षेत्रों सहित देश के प्रमुख मार्गों पर अगले 30 दिनों के लिए आपातकाल की स्थिति लागू कर दी है। पिछले साल से लगातार पेरू में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जिससे पूर्व राष्ट्रपति
पेड्रो कैस्ट्रो ने कांग्रेस को भंग करने का प्रयास किया था और उन्हें पद से हटाकर हिरासत में ले लिया गया। वो अभी भी जेल में हैं और उनके पद से हटाए जाने के बाद से उपराष्ट्रपति दीना बोलुवर्ट राष्ट्रपति के रूप में काम कर रही हैं। आपातकाल की स्थिति पेरू के दक्षिणी क्षेत्रों अपुरीमैक, उस्को और अरेकिप्पा पर भी लागू होती है, जो दक्षिणी खनन क्षेत्र का गढ़ है। इसे सेना और पुलिस के नियंत्रण में रखा जाएगा। फ्रांस में पुलिस की मनमानी का एक और मामला सामने आया है। पुलिस ने शनिवार को पुलिस हिंसा के खिलाफ एक मार्च के दौरान एक अश्वेत फ्रांसीसी व्यक्ति के भाई को गिरफ्तार किया, जिसकी 2016 में पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी। इस प्रदर्शन का आह्वान एडमा ट्रेओर के परिवार ने किया था। 2016 में उसकी मृत्यु के बाद से वार्षिक विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। ब्यूमेंट सुर ओइस पेरिस के उपनगर जहां ट्रेओर की मृत्यु हुई थी, वहां पर प्रतिबंध लगाने के बाद आयोजकों ने इसे सेंट्रल पेरिस में स्थानांतरित करने की मांग की थी। प्रत्यक्षदर्शी वीडियो में साफ दिख रहा है कि पुलिस द्वारा यूसुफ ट्रेओर को जमीन पर गिराकर उसे प्रताड़ित किया जा रहा है, क्योंकि वो अपने भाई की हिरासत में मौत पर विरोध प्रदर्शन कर रहा था। झंडा लहरा रहे इजरायलियों की भीड़ ने यरूशलेम के पास और तेल अवीव के हाईवे और अहम चौराहों पर सुबह का ट्रैफिक रोक दिया। कुछ इजरायली सड़क पर लेट गए, जबकि कुछ दूसरे लोग जलती हुई चीजें फेंकने लगे। जब पुलिस ने देश भर में तमाम सड़कों को खुलवाने की कोशिश की तो झड़प होने लगी। नेतन्याहू के राष्ट्रवादी और धार्मिक पार्टियों के सत्ताधारी गठबंधन द्वारा न्यायिक सिस्टम में फेरबदल की कोशिशों के खिलाफ अभूतपूर्व विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए और इसने इजरायल के पश्चिमी साथियों के मन में वहां की लोकतंत्र की सेहत को लेकर चिंता पैदा कर दी है और इजरायल की अर्थव्यवस्था को भी हिला दिया है। आलोचकों का कहना है कि न्यायिक व्यवस्था में फेरबदल का कदम भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप झेल रहे नेतन्याहू को बचाने की कोशिश है। वहीं इसके समर्थकों की दलील है कि न्यायिक फेरबदल में अदालतों के दखल को सीमित कर बेहतर प्रशासन चलाने में मदद मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने सूडान के दारफुर में अप्रैल के बाद से बढ़े दमन, हत्याएं, बलात्कार, आगजनी, विस्थापन और बच्चों को प्रभावित करने वाले अपराधों के खिलाफ एक जांच शुरू कर दी है। अप्रैल के मध्य में राजधानी खार्तूम और दूसरे इलाकों में सूडान की सेना और अर्धसैनिक बल रैपिड सपोर्ट फोर्स के बीच वर्चस्व की जंग शुरू हो गई थी। करीब 30 लाख लोग विस्थापित हो चुके हैं, जिनमें 7 लाख ऐसे भी लोग हैं जो भागकर पड़ोसी मुल्कों में शरण ले चुके हैं। सूडान में सुरक्षा के हालात को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय फिलहाल काम नहीं कर सकता है, लेकिन उसने जैसे ही संभव होता है उतनी जल्दी काम शुरू कर देने का इरादा जताया है। 2005 में सुरक्षा परिषद के एक अनुमोदन के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय के काम का दायरा सिर्फ दारफुर इलाके तक ही है। तो ये था हमारा आज का शो। आपको ये शो कैसा लगा आप हमें जरूर लिखकर बताइए। आप मुझसे जुड़ सकते हैं मेरे ट्विटर हैंडल के जरिए, जो इस वक्त आपके स्क्रीन पर है। तो मिलते हैं अगले हफ्ते, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।